दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते। श्रीमान विपिन पवार जी पधारे, वो माननीय श्री इंदु भूषण जी मिश्र का आए और माननीय श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी का स्वागत वंदन करें पुष्पों को छुदे करके। श्री उदयराज जी विषय, श्री आप सभी लोग एक बार जो आए और अपने उद्गार अपने जीवन का अनुभव हम लोगों के साथ यहाँ माता पुणे महाराष्ट्र से पधारे हैं, वो आए और अपना सम्मान यहाँ ग्रहण करें। आप सभी लोग ताली बजाने में काफी कठिन, आप पधारें और सम्मान ग्रहण करें। विद्यावाचस्पति सम्मान आपको दिया जा रहा है, यहाँ मंच पर पधारें और सम्मान ग्रहण करें। भैया हेलो। श्रीमान डॉक्टर श्रीमान श्री इंद्रजीत से श्री लाल चंद्र शुक्ल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। हिंदी लेखन शिक्षा कार्य एवं समाज सेविका के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर आपको ये समय इसी कड़ी में श्री ललित गुप्ता झालावाड़ राजस्थान सम्मान ग्रहण करें। श्री कमल आलोक प्रसाद ब्यावरा से बोलो तो कुछ। हाँ बंटी। हाँ तो अरे उनका हो चुका है, एक बार खड़ा करवा रहा हूँ उनको, एक बार खड़ा करवा रहा हूँ। श्रीमती किरण कृष्णराव नागतोड़े वर्धा महाराष्ट्र से पधारे हैं, आप आए और अपना सम्मान। ठाणे महाराष्ट्र श्री गिरीश गंगा जी भाई साहब ठाणे महाराष्ट्र से पधारे हैं, आप आए और अपना सम्मान यहाँ से ग्रहण करें। दर्शन हम लोग यहाँ ग्रहण करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर श्री विश्वनाथ पाणिग्रही जी से कि वो आए और अपने हृदय के उद्गार हम लोगों के मध्य रखें। माननीय श्री विश्वनाथ जी पाणिग्रही। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की आप लोग ताली बजा करके सभी का स्वागत करें। श्रीमान विपिन पवार जी आए और कुछ नहीं करके करें। यशोदा सोलंकी जी आए और माननीय सुश्री दीपा मिश्र। आप लोग ताली बजाते रहें। श्री प्रसाद शशिकांत ट्रिपल खेल आए। इस कार्य स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं, आप लोग ताली बजा करके अभिवादन करते रहे। ये प्रश्न सर, आज ये जो दीनदयाल उपाध्याय को लेकर आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हिंदी के प्रति बड़े समर्पित व्यक्ति थे और भारतीय संस्कृति का जागरण, इसकी अस्मिता की संरचना को सुरक्षित रखने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। हमारी यह संस्था विद्यापीठ जो है,
उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रचार में लगी हुई है कि हमारी संस्था के माध्यम से उनके जो विचार थे, जो उनके दर्शन थे, वो लोगों तक पहुँचें और हम लोग हिंदी के प्रति अपनी आस्था को जमाएं और हिंदी के प्रति गर्व अनुभव करें। हिंदी हमारी जो है यह मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा है। अगर हम हिंदी को जान लेंगे तो हमारे राष्ट्र को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो संपूर्ण विश्व का गुरु रहा है और हिंदी के माध्यम से हम उस तत्व को पुनः संसार को प्रेषित करना चाह रहे हैं ताकि संसार के जो भटके हुए लोग हैं वे सही रास्ते पर आ सकें। हिंदी में ज्ञान को अर्जित करके उस शास्त्र को समझें, पुराणों को समझें, हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करें और इसके माध्यम से जो भारतीय दर्शन है, विश्व चिंतन, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना का संदेश उन्होंने दिया है वो उसको समझें और हिंदी विद्यापीठ उसको प्रसारित करने के लिए कटिबद्ध है और हम सभी विद्यापीठ परिवार के लोग इस दिशा में आगे बढ़े हुए हैं और हमारा संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर जो बहती हुई मानवता की स्थिति हो गई, मानवता जो भटक रही है, उसको हम सही दिशा दे करके हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ाएं और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जो है हमारे दर्शन से प्रभावित हो, हमारे दर्शन को अपना करके अपने जीवन को कृतार्थ करे। यही जो है हमारा लक्ष्य है कि विश्व जो है भारतीय संस्कृति के आलोक में जो भटका हुआ अपना स्वरूप महसूस कर रहा है, अशांत अपने को महसूस कर रहा है, वो शांति महसूस करे और यही हमारा लक्ष्य है कि वसुधैव कुटुंबकम जो एक दूसरे से हम लोग लड़ाई झगड़ा में व्यस्त हैं, हमें यूक्रेन में जो रूस में सब हो रहा है वह सबसे हम लोग मुक्त निजात पाएँ और हम लोग संपूर्ण विश्व को भाई की तरह मानते हुए एक दूसरे से गले लग करके काम करते रहें और हमारा विश्व आनंदित हो। संगच्छध्वंसं पदध्वंसन नो वनांसि जानता। तो ऐसी स्थिति जो हमारी वैदिक की भाषा की रही है उसको हम धरती पर लाने का प्रयास कर रहे हैं इस विद्यापीठ के माध्यम से और हम पूर्ण आशा है कि हम इसमें सफल होंगे और वह जो संस्कृत भाषा है उसको हम अनुदित करके हिंदी के माध्यम से लोगों में प्रचारित करेंगे ताकि लोगों को समझने में सहूलियत हो, संस्कृत की जो गहराई है उसको लोग समझ सकें। हिंदी के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करके हम देश को जगाना चाहते हैं, विश्व को जगाना चाहते हैं और आइए गाइए प्रीत के गीत को, हर हृदय को इसे जोड़ना चाहिए, जो बहकहे रहे आदमी के कदम, स्नेह पथ पर उन्हें मोड़ना चाहिए। हमारा ये लक्ष्य है कि हिंदी सबको एक सूत्र में जोड़ करके विश्व को कल्याण करे, विश्व में एक शांति दे और विश्व की मानवता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो। ये निवेदन हमारा इस काल में। ना मेरे से गाड़ी में रखा है। निदान के सुरेश शुक्ल जी हैं और हमारी युवा शक्ति है। युवा हमारी मतदान महापर्व के महानायक हैं। आपको उदासीन नहीं होना है, आपको अपना मतदान करना है और मतदान के साथ साथ लोगों को भी मतदान कराना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराता हूं। मैं जान रहा हूं कि समय हो चुका है, लेकिन देश के लिए थोड़ा सुनिए और मतदान के लिए कदम आगे बढ़ाइए। मैं देश के एक ऐसे महान व्यक्ति से आपका परिचय कराता हूं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो बोल के गए हैं, वो जो अपने जीवन काल में मतदान के लिए बोला और जीवन के बाद भी उनके मतदान करने के जीवन के अंतिम क्षणों की कुछ समय पहले उन्होंने दिया, उस संदेश को मैं बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति हैं भारत के प्रथम मतदाता, शायद कम लोग जानते होंगे उनके नाम के बारे में, हिमाचल प्रदेश, श्याम शरण नेगी। में दिया है, मतदान जरूर जाएंगे। यहाँ आम चुनाव 1952 में हुआ। वाचन करूंगा।
आप लोगों से निवेदन है कि दोहराते जाएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम समापन हुए हैं तो मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार सभी वर्ष का हूँ तो मैं क्यों मैं भारत माता और देश की आगे बढ़ूं। और मैं मतदान के लिए पिछले 2010 से जब से स्वीप का गठन हुआ है, ये आप बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ पर स्वीप लिखा है, मतदाता जागरूकता का है। हालांकि हमारा कार्यक्रम हिंदी है, लेकिन वो वहाँ पर वो जो उसका है स्वीप का मतलब सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन द्वारा गठन किया गया है। हमारे महासमुंद जिले, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले ने मुझे आइकन बनाया है और मैं अपने आप को केवल महासमुंद जिले तक सीमित न करके देश के विभिन्न भागों में, जैसे आज मैं भोपाल आया और आज मेरा संदेश, चूंकि यहाँ पर हमारा एक लघु भारत है, संपूर्ण भारत यहाँ पर एकत्रित है, तो ये संदेश जरूर जाएगा और सभी लोग वोट देंगे। युवा, नारी शक्ति के बारे में मैं बहुत एक छोटी सी बात कहूँगा कि अभी आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्लीज हाथ पीछे करिएगा। यस रेडी। ठीक है, थैंक यू। लक्ष्य में बहुत जल्दी पहुंचेगी और इसी कड़ी में
मैं ये सम्मान दीदी जी और पूरी नारी शक्ति को देना चाहूँगा। लक्ष्मी सी यदि कोमल है तो दुर्गा सी भयहारी है, राधा का है मिलन समर्पण, काली सी भयहारी है, पाप भरी लंका जल जाए, सीता की वो तेजस चिंगारी है, भगनी का ले स्नेह अपरिमित, ममता की फुलवारी है, और श्रेष्ठ चक्र जो चला सके वो विश्व का गौरव नारी है, विश्व का गौरव। मैं प्रणाम करता हूँ और पुनः पधारे और डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। श्रीमान इंद्रजीत सिंह 1951 में अपने मताधिकार का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में किया, इसलिए आम चुनाव फरवरी में हुआ, लेकिन चूंकि हिमाचल में बर्फबारी होती है इसलिए अक्टूबर महीने में भी यहाँ चुनाव कराए गए। महत्वपूर्ण बात एक है, 32 बार मताधिकार का प्रयोग उन्होंने मतदान केंद्र में जाकर के किया। 33वीं बार इनका स्वास्थ्य पे कुछ गिरावट हुई, काफी बीमार पड़ गए। प्रशासन ने सोचा ये वोट दे नहीं पाएंगे और वहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब हैं, उन्होंने एक निर्वाचन आयोग में एक फॉर्म आता 12D, वो फॉर्म भेज करके उनके घर में मतदान करने की व्यवस्था करवाया। किंतु नमन करता हूं इस महापुरुष को, उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ 12D फॉर्म वापस कर दिया और कहा मैं 32 बार मतदान केंद्र में जाके मत दिया हूं, 33वीं बार भी मतदान केंद्र ही जाऊंगा, चाहे मेरे स्वास्थ्य में कितना भी गिरावट हो जाए। मतदान का समय आया लेकिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ते गया। जब ऐसा लगा और अपना सम्मान ग्रहण करें। आप आए और अपना सम्मान यहाँ से करें। रघुनाथ दविस्कर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। आप आए और अपना सम्मान यहाँ से ग्रहण करें। आप लोग ताली बजा करके डॉक्टर मनोज टेकचंद पटले भंडारा महाराष्ट्र से पधारे हैं। आप आए। श्रीमती मीरा मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप भी छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इसी कड़ी में श्री निखिल कुमार श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। आप श्री प्रसाद शशिकांत पिप्पलखरे पुणे महाराष्ट्र से पधारे हैं। आप आए और अपना सम्मान और अपने सम्मान यहाँ से ग्रहण करें। डॉक्टर सतीश यादव जी भाई इधर आओ। तालियां बजाते रहें। श्रीमती ममता जोशी स्नेहा
देहरादून उत्तराखंड से पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री त्रिवेणी शंकर मिश्र का सम्मान प्राप्त करें। श्री सर्वेश कुमार मिश्र श्री सतीश चंद्र मौर्य हमारे घर में तो पर्व नहीं है, लेकिन देश में महापर्व हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही एक प्रयास किया जाए जिससे आज हमारे लोग, हमारे देशवासी जो मतदान के प्रति उदासीन हो रहे हैं, वो कम से कम आए। और उसी पैटर्न में ये आपको दिखाई देगा। यहाँ बकायदा चावल, पीला चावल निमंत्रण का प्रतीक होता है, हल्दी लगा हुआ है। और हमने थैंक यू। भाषाओं में बनाया गया है। और गंगा जी आ गया। हिंदी में बना, इसका भी विमोचन कोई अच्छा काम होता है तो हम उनको निमंत्रण पत्र, अपने बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को, परिजनों को निमंत्रण पत्र। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग दीप प्रज्वलन। कह दीजिए राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, बोलिए राधे राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप समस्त जनों का आदर, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हिंदी विद्यापीठ इस सम्माननीय मंच को बारंबार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और यहाँ विराजमान हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय माननीय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्रा जी को वंदन। हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री देवेंद्र कुमार जैन जी, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुकांत कनकने जी,
और विशिष्ट सानिध्य प्रदान कर रहे माननीय डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही जी एवं डॉक्टर किरण मोगली जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामय उपस्थिति से आविर्भूत कर रहे आप समस्त जन और शुद्धि श्रोत्रिय वृंद, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम इस अनूठे और गरिमामय इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। हिंदी के बारे में आप सब सुन ही चुके हैं, लेकिन विडंबना आज के समय में हिंदी से अधिक महत्व यदि आप देखेंगे तो स्थान स्थान पर अंग्रेजी को लोग देने लगे हैं। इसीलिए किसी ने बहुत प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं आप समस्त जनों को, कि अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर लगते हैं, साहित्य शब्द की भाषा तो अब तीर चुभन से लगते हैं, वेदों में तो किससे आज के इस युवा वर्ग की ये विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा के चलते वे कहते हैं कि वेदों में तो किससे हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मूक रखो और तुलसी काली को मूक रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माता का हृदय भी मस्तक भी उस वक्त पीड़ा से झुक जाता है जब भारत माता का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी क्या है, हमें जिस पर गौरव करना चाहिए और नतमस्तक होना चाहिए, क्या है ये हिंदी। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि माथे का चंदन बिंदी है, माथे का चंदन हिंदी है और भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। और हिंदी क्या है, कहा हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों की दूषित भाव नहीं, हिंदी तो केवल अभिलाषा है, हिंदी तो केवल अभिलाषा है। अरे जोड़े जो अपने बच्चों को, ऐसी हिंदी हमारी भाषा है, जोड़े जो अपने बच्चों को, ऐसी हिंदी हमारी भाषा है। पर तिरस्कार जब हिंदी भाषा का तो गर्व लहू बल खाता है, जब हिंदी माता के समक्ष कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर जाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही खुद का कोई अभिमान है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भारत माता की बेटी हूँ, इसलिए हिंदी भाषा का सम्मान है, इसलिए हिंदी भाषा का सम्मान है। तो ये सुंदर गरिमामय मंच जो हिंदी को ही समर्पित है, उस मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ आध्यात्म की भूमि से आई हुई हूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी का और आध्यात्म का कितना गहरा अनूठा संबंध है। कैसे संबंध है, कहा आध्यात्म उसका गढ़ ही ये हिंदुस्तान है, जो आदि है, अनंत है, अनादि है। और अभी अभी आप सुन ही रहे थे कि संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, हर कोई उसे समझ नहीं सकता, इसलिए विद्वानों ने, संतों ने कृपा करके, महापुरुषों ने कृपा करके उन्हीं वेदों को हिंदी में प्रकाशित किया है। और आध्यात्म का मूल है हमारे राम, आध्यात्म का मूल हमारे राम है। और ऐसा कौन यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है कि जिसके जीवन में राम नाम ओतप्रोत ना हो। अरे जन्म से लेकर के मरण तक राम ही राम है, राम ही राम है। मैं व्याख्या अधिक नहीं करूंगी, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे जितने रिश्तेदार नातेदार थे, ये राम नाम से हमारा कितना अभिन्न संबंध है, जो आध्यात्म की नींव है, मैं ये बताना चाहती हूँ।
जब हमारा जन्म हुआ जितने रिश्तेदार नातेदार थे सब दो शब्द राम नाम से ओतप्रोत थे, दो शब्द से मिले हुए थे। आप कहेंगे कैसे, तो जरा ध्यान देना। मौसी 2 अक्षर, मामा 2 अक्षर, पिता 2 अक्षर, माता 2 अक्षर, भाई 2 अक्षर, ताऊ 2 अक्षर, काकी 2 अक्षर, काका 2 अक्षर, चाचा 2 अक्षर, सब 2 अक्षर के हैं। अर्थात हमारा मूल आध्यात्म का जो मूल है वो राम है। इस राम नाम से अपने मन को लगा, हम फिर भी नहीं समझे उस आध्यात्म को, तो दूसरा संकेत परमात्मा की तरफ से हमें मिला कि हम जो सात्विकी भोजन करते हैं वो भी 2 अक्षर का है। आप देखिए, दाल 2 अक्षर, भात 2 अक्षर, कढ़ी 2 अक्षर, दूध 2 अक्षर, पानी 2 अक्षर, घृत 2 अक्षर, रोटी 2 अक्षर, सब 2 अक्षर के हैं। हमारा राम नाम से अभिन्न संबंध है, फिर भी जो हम नहीं समझे तो एक तीसरी बात और प्रकट हुई। कहा क्या? कहा हमें ये मानव शरीर को पाकर के जो अंग प्राप्त हुए हैं वो भी 2 अक्षर के हैं। कैसे? आप सुनिए जरा। पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, होंठ 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, सभी सब 2 अक्षर के हैं। यानी कि हमारा राम नाम रूपी आध्यात्म के गढ़ से कितना अनूठा संबंध है। और फिर भी यदि हम नहीं समझे तो आपको एक बहुत मूल बात बता के जा रही हूं जो कदाचित मैंने अपने बाबा जी से सीखी थी कि राम नाम से इस जीवात्मा का कितना गहरा संबंध है। क्या संबंध है वे बताते थे, आपको सुनाना चाहती हूं। यहां पर जितने भी श्रुति श्रोत्रिय वृंद विराजमान हैं सबका कोई ना कोई नाम तो होगा ना, कोई बेनामी तो है नहीं, सबका नाम है। किसी का 3 अक्षर का नाम है, किसी का 4 अक्षर का नाम है, किसी का 2 अक्षर का नाम है, किसी का 6 अक्षर का नाम है। अब मैं यहाँ से गणित बताती हूँ, आपके नाम चाहे कितने भी अक्षर के हों लेकिन शेष फल 2 ही होगा। मैं आपको गणित बताती हूँ, आप गणित लगाइए। मेरे बाबा जी कहते थे कि नाम के अक्षर चौगुन कर, आपके जितने अक्षर का नाम हो उसका 4 गुना कर दो। 3 अक्षर का है तो 4 गुना, 2 अक्षर का है तो 4 गुना। मैं गणित बता रही हूं। नाम के अक्षर चौगुन कर लिया तो ऐसे करिए, नहीं किया तो ऐसे करिए। नाम के अक्षर चौगुन कर, पुनी 5 मिलाई के, उसमें 5 मिला दो। नाम के अक्षर चौगुन कर, पुनी 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, पुनी 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए और 8 को भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग अंक तहां मन दीजिए, तो शेष फल 2 ही बचेगा। इसका अर्थ ही है कि हम सबका संबंध आध्यात्म से है और उस आध्यात्म का संबंध भारतवर्ष की भूमि से है और उस भारतवर्ष की भूमि का संबंध हमारी भाषा हिंदी से है। मैं यही कहना चाहती हूं और अंतिम में कुछ पंक्तियां आप समस्त जनों के लिए। श्रीमती सुमन भूपेश सीकर राजस्थान से पधारी है, आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। वे फोटो हमें ये फोटो लेना, ले लिया ना, ले ली, श्रीमती सुमन भूपेश निकलना वही से आज स्वीकृत है और वैसे विश्व में वह एक वैश्विक भाषा बनने की ओर भी हिंदी अग्रसर है। आइए हम प्रयास करें हिंदी में लिखने का, हिंदी में पढ़ने का, हिंदी में वार्तालाप का, हिंदी में लिखने का और हिंदी को पूरे सम्मान का दर्जा दें। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आमने सामने हो रहे हैं, परिचय सामने हो रहा है, लेकिन परिचय हमारा बहुत पहले से चल रहा है। मैं बुंदेलखंड के बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। इस बात को लेकर के हमारा तिवारी जी से परिचय शुरू हुआ था और तब से हमारा परिचय होता रहा, बातचीत चलती रहती, पत्र व्हाट्सएप पे चलता रहता है। और 1 महीने पहले करीब उन्होंने मेरे को कहा कि आपको ये दायित्व दिया जा रहा है। मैंने बहुत कहा उनसे
पहले मुझे रेलवे के लिए बोल रहे थे वो, मैंने कहा नहीं भाई मेरे 80 वर्ष से ऊपर की उम्र है, मैं रेलवे में तो उर्दू की मीटिंग में नहीं जा सकता, इसलिए क्षमा करना। लेकिन उन्होंने कहा चलो इसमें आपको ये कार्यक्रम है, एक दिन आपको जरूर आना है। तो मैंने उसको स्वीकार किया और मैं उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ और सबसे बड़ा अनुग्रहित आपके हूँ कि आप सबने मुझे ये अवसर दिया है और आज आपके बीच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आप सभी लोग ताली बजाते रहें। चालू करो, यहाँ देखिएगा सामने। हाँ हाँ वो उनसे करवा लो, सामने देखिए। कर दूँ, क्या करूँ चैन? कर रहा हूँ। नाम है श्रीमती अनुसुईया पति, जाजपुर उड़ीसा। श्रीमती अनुसुईया। हिंदी संस्कृति को जागृत करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संलग्न हों। इसीलिए ऐसे धार्मिक, जैसे कि हमारे देश में कोई रेसिज्म नहीं है, वो भेदभाव नहीं है जो अमेरिका में और दूसरे देशों में कभी होते रहे या रहे हैं, निग्रोज के बीच में और गोरों के बीच में और कालों के बीच में रहे। लेकिन हमारे देश में भी जाति व्यवस्था है, तो ये भेद व्यवस्था जो है ना, ये किसी पॉलिटिशियन के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन किसी राजनेता के लिए जरूरी नहीं हो सकती। आज जातिगत को लेकर के, गणना को लेकर के बहुत सारी प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें उठाई जा रही हैं। अलग अलग पार्टी के लोग जाति गणना के लिए होते रहे, जोड़ते रहे, लेकिन नहीं, प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में सभी समान है। कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का भाषी हो, वो लोकतंत्र में समान होता है। लेकिन चूँकि वोट कमाना, अपने लिए अपने पक्ष में करना, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये एक पॉलिटिशियन ही कर सकता है, कोई राजनेता नहीं कर सकता है। महान दर्शनों के साथ में जो जीता है वो देश के लिए बहुत कुछ करता है, देश के लिए जीता है जिसके लिए मरता है। मित्रों, मैं अधिक बात नहीं कहूँगा, ये कहना चाहूँगा तो मैं रहा हूँ, ठीक हूँ, मैं जिला न्यायाधीश रहा हूँ, करीब 33-34 वर्ष की सेवा काल मेरी रही और मैं जून 2000 में बस्तर के डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुआ था। जैसा कि भुवनेश्वरी जी ने कहा, मैं रायपुर में रहा हूँ, बिलासपुर में रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज उस समय मध्य प्रदेश में ही था। 4 महीने बाद वो छत्तीसगढ़ में चला गया जब मैं रिटायर हुआ। लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से इसके बाद भी मैंने 10.5 वर्ष का काम किया है। 4 साल फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज रहा हूँ, हाईकोर्ट ने मुझे फिर से लिया और तमाम और पदों को मैं कार्य करते करते फिर जा करके 2010 से मैंने ये सारी कार्य छोड़े। लेकिन हमारे मित्रों के बीच में मैं रहता हूँ, उनके प्रोत्साहन से करता हूँ और बहुत सारे काम साहित्य से जुड़ा रहता हूँ, सामाजिक कार्यक्रमों सरोकारों से जुड़ा रहता हूँ। आप सबके बीच में जब आना जाना होता है, आध्यात्मिक आज जो वातावरण है निर्मित हुआ है मथुरावासियों के, वृंदावासियों के आने से, उसके बीच में मैं अपने आप को पकड़ के धन्य अनुरोध करता हूँ। मैं आप सबका अत्यधिक अनुग्रहित हूँ, आप सबका हमारे प्रति सम्मानीय विभूतियों से विभूषित ये मंच और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस कार्यक्रम में शामिल हो। मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबका इस हिंदी विद्यापीठ के जो सम्मान से आप आविर्भूत होने वाले हैं, उसके लिए मैं बार बार आपको आपकी प्रशस्ति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिए, आप कितनी प्यारी बात कही है। किसी ने लिखा है कि तू खुद में अपनी खूबियां ढूंढ, तू खुद में अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। मैं यहां से एक पंक्ति कहूंगी और आप कहेंगे लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए सपने देखना है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो खुद के अंदर अपना एक जुनून जगा, क्योंकि जलने के लिए प्यार करना है तो खुद से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो कुछ अपना अलग मुकाम बना, तो कुछ अपना अलग मुकाम बना, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए
कुछ करके दिखा अपने जीवन में, तू कुछ करके दिखा अपने जीवन में, क्योंकि तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप समस्त जनों को बारंबार वंदन, नमन, जय श्री कृष्ण। देश के श्रेष्ठ महानुभावों का दर्शन लाभ करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और इसका सारा श्रेय जाता है प्रदीप तिवारी जी। याद है कि साल भर पूर्व इन्होंने बहुत ही आग्रह के साथ मुझे कुलपति का भार ग्रहण करने के लिए आमंत्रण दिया। मैं अचंभित रह गया कि भाई मेरे नाम की आपको जानकारी कहाँ से? मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा शीर्षस्थ व्यक्ति नहीं हूँ जिसके नाम की चर्चा हो, लेकिन इन्होंने साहित्य के माध्यम से, साहित्य संपर्कियों के माध्यम से मुझ तक जो यह शुभ संदेश लाने का जो बीड़ा उठाया और आग्रह भरा बीड़ा, इसके लिए मैं इनके इंद्रधनुषी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मौनम सुकृत लक्षणम के आधार पर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपका जो स्नेह है कि यह पद आप मुझे देना चाहते हैं, आपका भरपूर सहयोग रहेगा और मैं इस विद्यापीठ को जिस मुकाम तक ले जाना चाहता हूँ अपनी भावनाओं के आधार पर, उसमें जब आप साक्षी हैं, उसके लिए आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो मैं अवश्य ग्रहण करूँगा और उसी का परिणाम के रूप में मैं आज कुलपति के रूप में आपके साथ उपस्थित हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं और हिंदी और भारत का अभिन्न संबंध है। हिंदी की अस्मिता की रक्षा करना आपका दायित्व है और हिंदी हमारी पहचान, जिस तरह संस्कृत हमारी पहचान थी, तो वर्तमान में आज हिंदी हमारी पहचान है। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चलाता। तो मैं इस संस्था के निमित्त प्रदीप जी को एक महामानव ही समझता हूँ, जो सबको जोड़ने का जो प्रयास इन्होंने किया है, जो इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। छोटे भाई हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी मैं देता हूँ ताकि इनकी यह मनोकामना, हिंदी के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, वो पूर्णतः पुष्प फलित और फलित हो और हमारे हिंदी के जितने भी विद्वान हैं सम्मानित हों इस विद्यापीठ के माध्यम से। अब आपका स्नेह सौहार्द हमारे विद्यापीठ को मिलता रहे, मैं यही आकांक्षा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी हिंदी की रक्षा अब आपके हाथों में है। आप जोरदार भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हिंदी के माध्यम से उभारने का प्रयास करें। मैं कम से कम अभी 25 पुस्तकों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर चुका हूं। वेद के कई मंत्रों का, कई सूक्तों का मैंने अनुवाद किया है हिंदी के माध्यम से, क्योंकि हमारे संस्कृत में जितने अच्छे अच्छे ज्ञानों की समाविष्टि हुई है उससे अभी हम लोग अपरिचित हैं। इसके कारण जो है, हम लोग न संस्कृत समझ पा रहे हैं, न उसकी भाषा जो है हिंदी समझ पा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हिंदी के माध्यम से लोगों तक भारतीय अस्मिता और इसकी दृष्टि और इसके दर्शन को पहुंचाने का प्रयास करें। तो इस तरह आपका सहयोग मिले तो हम लोग सब मिलजुल करके हिंदी का इतना विकास कर दें जो विश्व को आज इंग्लिश की तरह, अंग्रेजी की तरह हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य हो जाना पड़े कि हिंदी बिना पढ़े हमारा कल्याण नहीं। विश्व कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो हिंदी जितना धनवान साहित्य के रूप में समादृत हो सकती है। संस्कृत की जितनी विधा है, लगभग हमारे सारे ज्ञान संस्कृत में भरे पड़े हैं और उसकी यह पहली बेटी है, यह ज्येष्ठा बेटी है। इसलिए इसका सम्मान तो निश्चित रूप से होगा ही और आप इसके कर्णधार होंगे और आपके माध्यम से हमारी हिंदी जो है संस्कृत की तरह, अपनी माँ की तरह गौरवान्वित होते हुए संपूर्ण विश्व में अपना कृतित्व को फैलाते हुए भारत की जो दुदुम्बिनाद है उसको फैलाने का प्रयास करेगा। हमारे संतों महात्माओं की जो भावनाएं हैं उसको समाहित करने का प्रयास करेगा। भाषा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जुड़ जाने से इस संस्था का और भी गौरव बढ़ गया है, क्योंकि इनकी जो दर्शन व्यवस्था थी, इनकी जो भावना थी हिंदी के साथ, हमारी संस्कृत भाषा के साथ, भारतीय दर्शन के साथ,
वह बहुत ही अद्भुत, सराहनीय और अनुकरणीय रहा है। यह दुर्भाग्य रहा कि हम लोग को उनका साथ बहुत दिनों तक नहीं मिल पाया, लेकिन जब तक रहे तब तक उन्होंने निर्बाध गति से इसकी सेवा की है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की और दर्शन की और साहित्य की रक्षा की है। तो ऐसे महापुरुष से जुड़ करके हम लोग बहुत गौरवान्वित हुए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह है कि आप इस हिंदी को अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा से सम्मानित करने का प्रयास करें। उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को लाएं जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हमारी संस्कृत से, हमारी अन्य भाषाओं से, हमारे भारतीय अन्य भाषाओं में भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसका अनुवाद कार्य भी किया जाए। अनुवाद कार्य लोगों को बहुत दिक्कत पहुंचाता है आज एक दूसरे की भाषा को समझने की। इसलिए आवश्यक है कि हम अनुवाद को भी स्थान दें, अनुवाद को स्थान दें, ताकि अनुवाद के माध्यम से हम अपने देश की जो संस्कृति है, उसका की जो विरासत है, उसको सुरक्षित रख सकें। तो इस तरह आपका विद्यापीठ के माध्यम से साथियों को मैंने प्रतिभाओं से भी बातचीत के क्रम में कहा है कि हमारा जब संस्था ये कुछ और डेवलप हो जाएगा तो हम प्रकाशन योजना भी निकालेंगे। अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन हमारी संस्था के माध्यम से, हमारे विद्यापीठ के माध्यम से हो, ताकि उसकी भी चर्चा हो सब जगह कि भाई अमुक विद्यापीठ के माध्यम से अच्छी चीज। पर्सनालिटी जिनको मैं जानता हूँ जब से एक आध साल से, श्री प्रदीप तिवारी जी, जो ना जाने कितने प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं सेवा के, चाहे रेलवे कल्याण समिति हो, टूरिज्म हो, पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के द्वारा जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली कि इसमें शामिल होना है, तो मैं अपने आप को वैसे अनफिट मान रहा था, क्योंकि ये विद्या का एक मंच है जो विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए मूर्धन विद्वान लोग हैं, और मैं एक इंजीनियर हूँ। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड थी, किंतु फिर उन्होंने बोला सर कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, अभी मैं अक्टूबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैंने मध्य प्रदेश शासन के एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है CM राइज योजना। इस योजना के प्रदेश प्रभारी के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। तो इस योजना में मैंने जब जुड़ के ज्ञात हुआ कि क्या इसके उद्देश्य हैं, मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि हमारे प्रदेश के उस टाइम के यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्लस हमारे जो शासन के अधिकारीगण हैं, उन्होंने इस स्कीम के बारे में जो एक कंसेप्ट, एक अवधारणा बनाई है, क्यों ना हम प्रदेश में ऐसे सर्व सुविधा युक्त स्कूलों की स्थापना करें, जिससे प्राइवेट स्कूलों में जो एक दौड़ बची हुई है कि हर कोई वहाँ एडमिशन लेना चाहता है, उनको भूलकर इन CM राइज स्कूलों में प्रवेश के लिए लेने लगे और आतुर रहे उनके बालक और बच्चे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ऐसा एकेडमिक माहौल बनाया जाए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो ऐसी योजना से जुड़ के मैं अपने आप को बड़ा, मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ, और मुझे अपना तकनीकी जो ज्ञान है उस पूरे ज्ञान का उपयोग करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आज ऐसे स्कूल बन रहे हैं, अभी प्रथम चरण में 350 मतलब ट्राइबल और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत 350 स्कूल बन रहे हैं, और फेज वाइज फिर और स्कूल बनने हैं। ऐसा पूरा प्रदेश में CM राइज स्कूलों का जाल बिछना है। स्कूलों का निर्माण होना है जो वो बड़े वर्ल्ड क्लास के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है CBSE मापदंडों को ध्यान में रखते हुए। अगर हम कल्पना करें कि नर्सरी के बच्चों के 25 बच्चों के लिए 1000 स्क्वायर फीट का हम एक कक्षा का रूम बना रहे हैं, उसमें बच्चे, उसमें उनका पढ़ने के साथ साथ जो उनका डेवलपमेंट होता है प्राइमरी, वो सब पूरा डेवलपमेंट की पूरी गुंजाइश है। साथ में प्ले एरियाज हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हर क्लास के लिए पूरी एक ही छत के नीचे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, शासन की शिक्षा नीति के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पूर्ण रूप से टोटल नर्सरी से लेके 12वीं तक की कक्षा तक की जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान का अवसर मिले प्राप्त करने का, और वो भी ऐसे माहौल में जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। हम प्राइवेट स्कूलों को देखते हैं, निजी स्कूलों को, तो हम लालायत होते थे कि हमारे बच्चों का इस स्कूल में अगर एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, परेशान होते रहते थे। किंतु आने वाले समय में जिस ढंग से शासन की परिकल्पना है और जिस ढंग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है,
हम गर्व से ये कह पाएंगे कि ये हमारे बच्चे सीएम राइज स्कूल में पढ़ रहे हैं। कोशिश उस भगवान की अनुकंपा की समीक्षा कीजिए। आपको मानव बना दिया और धर्म सम्मत बना दिया, तो धर्म सम्मत बना दिया और उसमें भी चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से करते करते बंटवारा करते करते आपको श्रेष्ठता प्रदान कर श्रेष्ठ प्रदान कर दिए कि आप जो है संस्कृत भारत से प्रतिष्ठित हुई संस्कृति संस्कृत तथा भारत हमारे राष्ट्र की दो ही चीज से प्रतिष्ठा है, एक भारतीय संस्कृति, एक संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की माँ है, संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई है, इसलिए जो है भारत से प्रतिष्ठित है संस्कृति संस्कृत तथा। संस्कृत को निरंतर पढ़ते रहने से हिंदी का स्वयं बोध हो जाता है। यदा यदा ही पुरुषम शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम शास्त्रोस्ते। हाउ मेनी टाइम्स हम जब जब बार बार किसी के पास जाते हैं तो उससे हमारा लगाव बढ़ता है, अफेक्शन बढ़ता है। कहते हैं ओल्ड वुड, ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड। जैसे पुराना मित्र जो है मित्रता का रेट बढ़ा देता है, ओल्ड वाइन फर्मेंटेशन रेट से उसकी नशा बढ़ जाती है, ओल्ड वुड बर्निंग रेट बढ़ जाता है। इसी तरह भाषा को निरंतर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखे, बारंबार उसको देखिए, एक बार से उसको तृप्त न हो, बार बार उसको अटेंड करिए। अपने आप भाषा की आपके अंदर दृढ़ता मजबूती उससे लगाव बढ़ जाए। तो संस्कृत भाषा में उसमें हिंदी दिख रही है, केवल फर्क इतना ही है जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तो हम आप संस्कृत भाषा का निरंतर पढ़ने लगेंगे, निरंतर पढ़ते लगेंगे तो उसमें हर संस्कृत में हिंदी जो है छिपी है और हिंदी ही हमारा मूल ज्ञान है। क्योंकि सहज रूप से दो चीज होती है, एक सहज और यत्नज। तो सहज हमारे कैरेक्टर में हिंदी है। हम तो कृत्रिमता के रूप में, आर्टिफिशियल के रूप में हम अंग्रेजी इसलिए बोल देते हैं कि ट्रेन में हमको भी लोग स्मार्ट समझ लेते हैं। हम इसलिए बोल देते हैं बगल वाला हमको ये न समझे कि ये तो त्रिपुंडधारी है, खाटी पंडित हो गए, इसलिए इंग्लिश बोल देते हैं। लेकिन सहज हमारे स्वभाव में हिंदी है। तो हम अपनी सहजता पे आत्मबल रखें, स्वाभिमान रखें। क्यों कि सिंहा सत्पुरुषाश्चैव निज दर्पोपजीविना। सिंह और सत्य पुरुष हमेशा अपने आत्माभिमान पर, अपने आत्मबल पर जीते हैं। तो भाषा आपका एक आत्मबल है। जो है कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल। निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है के सूल। आपके हृदय का जो सूल है ये त्रिशूल, ये तीन कांटे हमारे हृदय में कैसे हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों कांटे हमारे तभी निकलेंगे जब हिंदी का मुझे उत्तम ज्ञान होगा। और हिंदी का ज्ञान हमें तभी होगा जब हमारे अंदर ये सदैव बना रहेगा निरंतर। जिस चीज को हम मन में बना लेते हैं कि उसमें हमें आगे जाना चाहिए, तो यादृशी यद से भावना सिद्धर बहुत तादृशी। हमारी भावनाएं मजबूत हो जाएंगी कि हमारी हिंदी उत्कृष्ट होनी चाहिए, हमारी हिंदी उत्तम होनी चाहिए, हमें विद्वान बनना चाहिए। तो 100% आप विद्वान बन जाएंगे। क्यों कि यम यम चिंतयते कामम तम प्राप्नोत निश्चितम। आप प्राप्ति से मजबूत अपनी कामनाएं पहले मजबूत करिए। तो आज इस सम्मान अवसर समारोह पे आप सब लोग इस बात का संकल्प लीजिए कि हमें हिंदी के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें सम्मान प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। जहां भी रहे हम हिंदी के परचम को लहराते रहें। जय हिंद, जय भारत। इसी के ऊपर अरुण सक्सेना जी। हाँ, अरे जल्दी करो यार, हाँ नहीं हुआ। हाँ बोल दिया। अगर सुनो आशीष, अरुण सक्सेना जी आप हो गया आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें ताकि आप लोगों को नाम अपना सुनाई देगा। तो ज्वाइन करो। श्रीमती बच्चीनाथ रैसवाल नैनीताल से आई हैं। श्रीमती बच्चीनाथ रैसवाल जो नैनीताल उत्तराखंड से आई हैं।
हेलो हेलो, अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे, कितने चिल्ला रहे हो मेरे पे। हो गया उनका, हाँ हो गया उनका, हो गया भावना किसी देर के बाद। बादवानी, अहमदाबाद गुजरात तो से ज्वाइन आई ही हैं। नहीं कर रहे और क्या नाम, स्काइप भी ज्वाइन नहीं कर रहे। भावना सम्मानीय श्री देवेंद्र कुमार जैन जी, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और बहुत ही सम्मान और स्नेह के साथ मैं स्मरण करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हमारे बड़े भाई के गांव आया हूँ यानी मध्य प्रदेश, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय आदर सम्मानीय जैन साहब अपने न्यायिक सेवा काल में रायपुर में, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर जैसे अंचल में उन्होंने सेवा दी। लोगों के साथ बड़े ही अच्छे वातावरण में उन्होंने न्याय दिया और छत्तीसगढ़ से ही सेवानिवृत्त हुए। आपका मैं सादर अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विद्यापीठ के कुलपति परम सम्मानी पद्मश्री डॉक्टर इंदु भूषण जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री धीरज चतुर्वेदी जी, परम सम्मानी विष्णुकांत कंदनी जी, और बड़े सम्मान से नारी शक्ति के प्रतिरूप के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपका पावन स्वागत करूंगा। आदरणीय दीपा मिश्रा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कथावाचिका हैं, बड़े ही संगीत में सस्वर स्वरों में उनके कार्यक्रमों को उनके कार्यक्रम हम तक पहुँचे हैं। ऐसी नारी शक्ति का मैं सत अभिनंदन करूंगा। संचालन करते हुए आदरणीय शास्त्री जी का, साथ ही हमारे इस विद्यापीठ के उद्देश्यों को साकार करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे आप विद्वज्जनों का, जिनका सम्मान भी होना है और जो एक खास उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। विद्यापीठ के उद्देश्य हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति निर्बाध गति से चले, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति चतुर्दिक दिगंत में प्रसारित हो। हमारी भाषा हिंदी, जो हम सब जानते हैं कि आज़ादी के समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी भाषा की रही। आज़ादी के आंदोलन के समय कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के कोने कोने में एक ही ऐसी भाषा थी जो आज़ादी की लड़ाई के लिए संपर्क सूत्र बना, और यही माध्यम बना कि हमारे आज़ादी के दीवानों को, हमारे स्वतंत्रता के महारथियों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने की भाषा बनी। एक दूसरे के संपर्क में रहे और अंततः उनके संघर्षों का परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत में हमारा दायित्व है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आजाद भारत दिया। जो भाषा हमें आजाद करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उस भाषा को राष्ट्रभाषा में के रूप में न देख करके थोड़ी बहुत पीड़ा होती है। हमारा सब दायित्व है आजाद भारत के नागरिकों का, हम सबका, कि आइए हम हिंदी को वह सम्मान दें और शीघ्र ही राष्ट्रभाषा बने। के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया, और बहुत बहुत थैंक यू सर। हिंदी शब्द इसमें जुड़ा हुआ है और मैं चिलगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शंकर की जन्मभूमि में जन्म लेकर के और दत्ता के आशीर्वाद से
बापू श्री रामचंद्र गुप्त के आशीर्वाद से, उनकी संगत में रहने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में रहने का अवसर मिला, और मुझे साहित्य के प्रति लगाव हुआ, हिंदी के प्रति लगाव हुआ, और आज भी पूरी निष्ठा के साथ मैं हिंदी में ही काम करता हूँ। हालांकि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी मीडियम से लॉ पास किया, LLB पास किया, मैं जज बना, लेकिन मैंने 90% कार्य हिंदी में किया और केवल 10% अंग्रेजी में, क्योंकि मैं जब समझा कि ये अंग्रेजी में ही फैसला देने योग्य है। कभी राष्ट्रीय मामले होते, कभी प्रकार के मामले आते हैं, तो टेक्निकल मामले थे, तो लेकिन इसके बावजूद मैं हिंदी में करता रहा, और हिंदी में जब भी कोई आवश्यकता पड़ी सी अंग्रेजी शब्द की, उसको ब्रैकेट में उसका देवनागरी में उसको लिखता रहा, ताकि उसका अर्थ जो है ना अनर्थ न समझा जाए। तो मित्रों, हिंदी को लाना ये हम सबका दायित्व है। ये ठीक है कि राजनीतिक कारणों से हिंदी को आज राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। ये यथा उनकी भी है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियाँ हैं। मित्रों, एक दर्शन होता है, वो एक राजनेता का दर्शन होता है, और एक दूसरा होता है पॉलिटिशियन। एक स्टेट्समैन होता है और एक पॉलिटिशियन होता है। तो जो दर्शन के साथ में राजनीति में आता है, जीता है, वो राजनेता होता है, और पॉलिटिशियन से साथ में अपनी किसी की मजबूरियाँ होती हैं, तो उसे साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से उसे अपने राजनीति को चलाना होता है और देश को आगे बढ़ाना होता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि देश आगे बढ़े। जो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो समग्रता में सोचते हैं और विश्व के मंडलीकरण, भूमंडलीकरण हो जाने के कारण आज ये हमारे पूरा विश्व हमारी मुट्ठी में है और हम भी उसकी क्लचेस में हैं। तो ऐसे अवसर पर उन नीतियों को जो किसी दार्शनिक ने दी है, दार्शनिक राजनेता ने दी है, उन नीतियों को आगे बढ़ाना हमारा आपका सबका कर्तव्य होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक दार्शनिक राजनेता थे। उन्होंने एकात्म मानवतावाद दिया। उस दर्शन को लेकर के उन्होंने चाहा कि हमारी राजनीति स्वच्छ हो, निर्मल हो, और हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, उनको आगे लेकर के चलें। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज अभी 2-3 महीने पूर्व ही हमारे बीच से चले गए। उनकी छत्र छाया हम पर हमेशा रहेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने कस्तूरी रंगराजन साहब को नई शिक्षा नीति बनाने के लिए उनके पास में परामर्श के लिए भेजा था, और आचार्य विद्यासागर के द्वारा दिए गए परामर्श राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित किए गए। ये संतों का है प्रभाव। ऐसे संत जिनका दृष्टिकोण केवल अपनी आत्मा का उद्धार, तो मूल उद्देश्य उनका होता ही है निजात को उद्धार करना, लेकिन उसके साथ साथ में जन जन का जो उद्धार करना चाहते हैं, जो कण कण का उद्धार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि विश्व में हमारी भाषा, विश्व में हमारी संस्कृति, विश्व में हमारा धर्म और हमारे सामाजिक सरोकार ऐसे हों जो सहिष्णुता के हों, सहअस्तित्व के हों, शांति के हों, अहिंसा के हों। इस प्रकार के आध्यात्मिक आचरण को लेकर के, आध्यात्मिक दर्शन को लेकर के जब कोई चलता है तो एक अपने आप में महत्व धारण करता है। हमारे उत्तर प्रदेश से पधारे हैं श्री CV राय तरुण जी, झांसी उत्तर प्रदेश से जो पधारे हैं वो भी आए। और ठीक है, हो गया ना। यहाँ हाँ, से काम होगा। ठीक है बंटी। आप सभी लोग ताली बजाते रहें। कट गया, फोटो भेज देना, सर बोल रहे हैं ना बाद में। आओ जैसे फ्री हो। अमित श्री चालूबाड़ी देवेंद्र सिकंदराबाद तेलंगाना से पधारे हैं। श्री चालूबाड़ी देवेंद्र जी पधारे और अपने विद्या वाचस्पति सम्मान ग्रहण करें। श्री
छोटेलाल मोहन ठाकरे नंदन है। कार्यबोधन के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा। अब इसी कड़ी में मैं आगे महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। आज इस ऐतिहासिक आज का ये कार्यक्रम मथुरा से और नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध कथावाचिका और आध्यात्मिक बातों से अलख जगाने का एक नया अंदाज लेके हिंदी भाषा का मुख्यतः प्रचार प्रसार करने के लिए कृत संकल्पित सुश्री दीपा मिश्रा जी, मूलतः वृंदावन धाम उत्तर प्रदेश से आप हमारे सामने हैं। और किस तरह से जो है उन्होंने इतनी अल्पायु में वेद पाठी स्वीकार की, देश विदेश में जाकर अपनी विद्वत्ता के लोहा मनवाया और साथ में हिंदी भाषा के लिए जो अनुपम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। बहुत बहुत स्वागत है दीदी दीपा जी आपका साधना न्यूज में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और चूँकि कृष्ण जन्मभूमि से ताल्लुक़ रखती हैं तो निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे, राधे राधे की उद्घोषणा के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया है। तो दीदी ये राधे राधे शब्द को ही थोड़ा सा पल्लवित करके विस्तार से आप बताएं एक बार। वृंदावन में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है कि राधा मेरी स्वामिनी, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री व्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार, अहो भानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। तो स्वयं श्री ठाकुर जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए आतुर रहते हैं, चरण पे लोटत राधिका पायन, व्रज में कहावत है। देखिए रामचरितमानस के जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर राघवेंद्र सरकार आगे आगे हैं और श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी पीछे पीछे हैं। परमात्मा का उन्होंने अनुसरण किया, वहाँ एक मर्यादा है। लेकिन वृंदावन में ठीक उल्टा हुआ, यहाँ पर राधा रानी के चरणों पर लौटते हैं श्री ठाकुर जी। तो जब स्वयं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु स्वयं राधा रानी के चरणों पर लोटपोट होते हैं, न्यौछावर होते हैं, तो फिर हम क्यों न होंगे। और समस्त भगवत प्रेमी, विशेषकर कृष्ण प्रेमी, उनके लिए तो राधे राधे ही सर्वोपरि है, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा। इसलिए लोग कहते हैं राधे राधे। चलिए, निश्चित रूप से अपने सार गर्भित शब्दों में गागर में सागर भर के राधे शब्द को व्याख्यायित किया है यहाँ पर दीपा दीदी ने। दीदी हिंदी भाषा और ख़ास तौर पे मैं फिर से एक बार आपको लेके जाना चाहता हूँ। दो शब्द, दो अक्षर जो आपने बताए थे, निसंदेह मन को छू गए। चाहे खान पान की बात कर लें, चाहे जो जितने देवी देवता हैं उनकी बात कर लें, दो शब्दों पे भी आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए। जी, जैसा कि मैंने अभी व्याख्यान में अपने बताया कि जीव के जीवन का मूल तत्व है राम, और जब वह मूल तत्व इस जीवात्मा के शरीर से निकल जाता है तो हम स्वयं कहने लगते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जीवन में जीते जी अगर वो राम नाम की सत्यता को जान ले तो उसका जीवन सार्थक होगा और उसके साथ साथ संपूर्ण मानव जाति का जीवन सार्थक होगा, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। और मैं कदाचित कहा करती हूँ कि मेरे बाबा ये कहा करते थे कि हर एक के जीवन का संबंध राम नाम से है। और वो एक दोहा कहा करते थे कि जिसका जितने भी अक्षर का नाम हो
तो वो एक सूत्र दिया करते थे कि नाम के अक्षर चौगुन कर, अपने नाम के अक्षर जितना जिसका नाम हो जितने अक्षरों का उसका ठीक चौगुना करना है। तो नाम के अक्षर चौगुन कर पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, और 8 को भाग दिए रघुनाथ तो बचे जुग अंक तहाँ मन दीजिए। तो शेष फल हर एक के नाम का 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि राम नाम से हमारा अक्षुण्ण संबंध है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए राम नाम हमारी आत्मा है और राम नाम में ही हम पले हैं, बड़े हैं, और इस बात को हमें जानना ही चाहिए। यही राम नाम का है। दीदी, निसंदेह राम नाम को जानना चाहिए, और आपने कहीं ना कहीं राम के नाम को जनता के समक्ष लाने का बीड़ा उठाया हुआ है, चूँकि आप उस पावन भूमि से आती हैं। ऐसे में इतनी अल्पायु में वेद पाठी, साथ ही साथ अध्यात्म की दिशा में आप मैंने बचपन से आपका इस तरफ रुझान था, या कोई एक कारण बना, कृष्णमयी हो गई हैं आप, राम नाम की अलख जगा रही हैं और ख़ास तौर पे हिंदी भाषा के प्रचार उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं? जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा योगदान जीव के जीवन में होता है उसका वातावरण, उसका अपना स्वयं का वातावरण। वो किस वातावरण में रह रहा है और कैसे अपनी नींव को तैयार कर रहा है। उसके लिए उससे भी अगर मूल में जाएं तो उसका परिवार किस परिवेश का है। अगर परिवार आजकल के भौतिक और पाश्चात्य परिवेश का है तो निश्चित रूप से उसकी संतान फिर पाश्चात्य सभ्यता को ही धारण करेगी, निश्चित रूप से। लेकिन यदि वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और सत्संग से जुड़ा है, महापुरुषों की संगति से जुड़ा है, अथवा संतों से, सद्गुरु से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में आध्यात्म होगा। ऐसा ही मेरे जीवन में कुछ हुआ। मैं ग्वालियर की निवासी हूँ, मूलतः मैं ग्वालियर से संबंधित हूँ, और मेरे पिताजी वहाँ के मुख्य मंदिर, जो वहाँ का गढ़ है, सनातन धर्म मंदिर के प्रधान पुजारी कई वर्षों से रहे हैं। और मेरे पूज्य बाबा जी भी पांडित्य कर्म में और सजग भूमिका निभाते थे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर पिताजी ने, और उसके बाद वहीं का परिवेश पाकर, वो मंदिर था तो वहाँ सत्संग प्राय होता रहता था, संतों का आगमन होता रहता था। तो उनकी कहीं ना कहीं आभा, प्रभा, शोभा और उनका व्यक्तित्व हम पर ऐसा विराजमान हुआ कि कहीं ना कहीं, और इसके लिए पूर्व के संस्कार भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर जैसा आपका परिवेश होता है तो वो उस बीज को अंकुरित कर देने का काम करता है। तो मेरे कुछ प्रारब्ध भी थे, मुझे ऐसा लगता है, ठाकुर जी की कृपा भी थी, और मेरा परिवार का वातावरण भी ऐसा था कि मुझे श्री ठाकुर जी की अपनी वाणी से सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मूलतः पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, चूँकि पिताश्री निश्चित रूप से वहाँ प्रकांड पंडित रहे हैं, दादाश्री इसी क्षेत्र में रहे हैं, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए कहीं ना कहीं प्रारब्धों को, चूँकि ये चीज़ें अध्यात्म में होती हैं, प्रारब्ध को अपना सब कुछ मूल मानकर जो है ठाकुर जी की सेवा में लीन होने वाली दीपा दीदी से हम चलते चलते एक और प्रश्न करेंगे। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला साधना न्यूज़, इस पर आप अपने दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि इसका नाम ही अपने आप में इतना बड़ा सार्थकता सिद्ध करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जीव, हर एक जीवात्मा के जीवन की सबसे बड़ी साधना, अगर वो भक्ति पथ में गति करता है तो भी साधना, अगर वो गुरु का अनुसरण करता है तो भी साधना, अगर वो भजन करता है तो भी साधना। तो साधना चैनल अपने आप में साधना तो है ही, लेकिन वो जनमानस को भी हर एक साधना से बांध करके रखे हुए है। ये इस चैनल की बहुत बड़ी सार्थकता है, और ऐसी सार्थकता के लिए मैं इस चैनल को, इस साधना चैनल को, इसकी साधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी ऐसी ही साधना उत्तरोत्तर अपनी गति को प्राप्त हो, सार्थकता उनके जीवन में सिद्ध हो, और सभी का जीवन मंगलमय करने में उनकी ये अभूतपूर्व भूमिका निरंतर बनी रहे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। शख्सियत में आज इतना ही, फिर किसी दिन किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जैन साहब। आज भोपाल, राजधानी भोपाल के
एक रंगारंग कार्यक्रम में, गरिमामय कार्यक्रम में, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश द्वारा विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान कुछ लोगों को दिए गए हैं, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जैन साहब उपस्थित रहे हैं। क्यों हिंदी आवश्यक है और कैसे जुड़े, हम जानते हैं। हमारे साथ पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र जैन साहब हैं, उन्हीं से बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब साधना न्यूज में। धन्यवाद सर, कैसे लगा कि हिंदी को जो है उत्थान किया जाए और कैसे मन में प्रेरणा आई? चूँकि जज रहे हैं तो मैक्सिमम अधिकतम जो है वहाँ जजमेंट होते हैं वो अंग्रेजी में दिए जाते हैं, फिर भी आपने क्लिष्ट भाषा हिंदी को चुना। देखिए, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जी। विचारों की अभिव्यक्ति भाषा से होती है। भाषा की शुद्धता उसकी गरिमा को बढ़ाती है। भाषा की संप्रेषणीयता उसे बहुत दूर तक पहुंचाती है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम इसे मातृभाषा मान के चलते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। लेकिन हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान प्राप्त करे, ये हमारी सबकी इच्छा है और हमारा सबका संकल्प है। अभी हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे पुराने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, उन लोगों की ये मंशा रही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन चूँकि हमने जैसा बताया कि राजनीतिक कारण हुआ करते हैं और राजसत्ता में बैठे हुए लोगों को ये देखना पड़ता है कि किसी प्रकार से कोई विपद्रव विद्रूपता उत्पन्न न हो। इसलिए चूँकि दक्षिण भारत में बहुत कुछ स्थानों पर, विशेषतः तमिलनाडु में, हिंदी का बहुत विरोध होता है और उनके विरोध के कारण जो है ना, हिंदी हमारे भारत में राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है। मैं तो ये चाहूँगा कि उनकी शिथिलता, उसको शिथिल किया जाए। जो उनकी कट्टरता है उसको किस प्रकार से शिथिल किया जाए। देखिए, माता एक होती है, मातृभाषा एक होती है, माँ एक होती है, बाकी माँ की बहनें बहुत होती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी भाषाएं भारत की हैं, वे हमारी मौसी हो सकती हैं, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी होगी और हम हिंदी को जिएं और हिंदी ही हमारे लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीकरण तक पहुंचाएगी। मित्रों, मैं चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं, वहां का निवासी हूं और अब चूँकि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में आ गया था, इसलिए पूरा जीवन मेरा मध्य प्रदेश में समर्पित हुआ है न्यायिक सेवा को। और उसके बाद भी आज रिटायर हुए मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी मैं हिंदी को लेकर के आज भी लगा रहता हूँ। हिंदी को मैंने एक प्रकार से इस तरह से अंगीकार किया है कि यद्यपि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से LLB की परीक्षा दी थी, लेकिन मैंने इसके फील्ड में आने के बाद में, चाहे वकालत का फील्ड हो, 3 वर्ष मैंने वकालत भी की झांसी में, और उसके बाद मैं न्यायिक सेवा में आया 1966 में। तब से मैंने संकल्प लिया कि मैं हिंदी में ही अपने निर्णय दिया करूँगा, आदेश लिखा करूँगा, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो जिसके लिए लिख रहा हूँ, अगर उस तक मेरी बात नहीं पहुँची तो मेरे लिखने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैंने हिंदी में ही 90%, मैंने जैसा बताया कि 90% मैंने निर्णय और आदेश हिंदी में ही दिए। 10% केवल इसलिए दिए कि कभी कभी ऐसा लगा कि उनकी तकनीकी कारणों से या किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी मौत का मामला होने से, इसके कारण से हमें अंग्रेजी को मैंने दिया, ताकि ये भी रहे कि हाँ, मैं भी अंग्रेजी जानता हूँ, ये बताना भी ज़रूरी है। आज हमारे साथी बहुत सारे, हमारे रिटायर्ड जज के एसोसिएशन है, वो लोग बोलते हैं, मैंने देखता हूँ अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं, आज भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, मुझे अजीब लगता है। तो मैं तो हिंदी में ही लिख करके देता हूँ। मैंने अपने निर्णयों में भी जब कभी अंग्रेजी के शब्द की आवश्यकता पड़ी है तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा, अंग्रेजी शब्दों, ताकि जो मैंने अभिव्यक्त किया है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा सर। एक बहुत अच्छी आपने बात बताई है। ऐसे कोई एक समय भी आया होगा कि जब आपने अपने जजमेंट के समय में, क्लिष्ट चूँकि भाषा होती है हिंदी, तो क्लिष्टतम शब्दों का प्रयोग करने के कारण कोई वाकया आपको याद आ रहा हो तो कम शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसे वाकये बहुत कम आए हैं, क्योंकि मैंने क्लिष्ट शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल किया। यद्यपि संस्कृत निष्ठ शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया, लेकिन संस्कृत में भी सारे शब्द जो है क्लिष्ट नहीं है, उनकी संप्रेषणीयता होनी चाहिए। इसलिए मैंने, और जब कभी ऐसा अवसर आया है तो मैंने उनके जो अंग्रेजी के शब्द हैं उन शब्दों को मैंने कोष्टक में लिखा, ताकि जो शब्द उन्होंने बोला है, प्रयोग किया है, और जिस संदर्भ में उसका प्रयोग किया है वो स्पष्ट हो और निर्णय भी स्पष्ट हो। तो कोई विशेष प्रसंग तो ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जीवन का ये उद्देश्य रहा है। मैं आज भी यही करता हूँ कि हिंदी भाषा को लाना चाहिए।
मैं एक बात आपको यूँ बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा कैसे आ सकती है। जैसे मैं हस्ताक्षर हिंदी में करता हूँ, जैसे कि मैं अपने बैंक के फॉर्म में, कहीं के भी कोई फॉर्म हो, यद्यपि वो अंग्रेजी भाषा में रहते हैं लेकिन मैं उन्हें हिंदी में भरता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अंग्रेजी में नहीं भर सकता, लेकिन मैं जानबूझ कर हिंदी में भरता हूँ। मैं एटीएम के पीछे खड़ा होता हूँ या किसी उसके पीछे खड़ा होता हूँ जा कर के, और मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ। फिर मैं तीसरी चौथी पीछे खड़ा रहता हूँ, मैं धीरे से पूछता हूँ, भाई साहब आपको हिंदी आती है क्या? तो कहते जी हाँ। तो मैं कहता हूँ हिंदी में क्यों नहीं काम करते, अंग्रेजी में क्यों काम करते? उसका असर ही होता तो वो तो अंग्रेजी में काम कर चुका होता, लेकिन आगे जो 3 लोग खड़े होते जब मेरी इस बात को सुनते वो तुरंत हिंदी भाषा का बटन दबाते हैं। निश्चित तो हिंदी भाषा को लाने के लिए हमें अपनी ओर से बहुत सारे प्रयत्न करना चाहिए, तभी हिंदी आएगी। नहीं कैसे आएगी? हिंदी भाषी नहीं लाएंगे तो हिंदी कैसे आएगी? निश्चित रूप से जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसके उत्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। चाहे न्यायमूर्ति जैसे पद पर डॉक्टर देवेंद्र जैन जी रहे, लेकिन उन्होंने अपने सारे माने अमूमन जो जजमेंट हैं उनको हिंदी में लिखा, बल्कि कई क्लिष्टतम शब्दों को जो है उन्होंने कोष्टक लगा के कोड भी किया, और हिंदी भाषा के लिए निरंतर सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। 23 वर्ष हो चुके हैं सेवानिवृत्ति के, लेकिन इसके बाद भी आज एक युवा की भांति हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे जो है मानद लोगों को एक बार बारंबार धन्यवाद। फिर किसी दिन ऐसी सक्सेस से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हमारे साथ हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र जी। हिंदी के लिए लगातार सतत निरंतर वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं। आज भोपाल के राजधानी भोपाल के होटल रेडिसन में कार्यक्रम में जो है मिलने का सुअवसर मिला है। डॉक्टर इंदु भूषण जी से क्या कुछ करने की मन में इच्छा रखते हैं, काफ़ी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत से हिंदी में। जानते हैं हम इंदु भूषण जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज आपने कार्यक्रम किया है, यहाँ विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से लोगों को सम्मानित किया है, उपाधि दी है, डॉक्टरेट की ये उपाधि मानी जाती है। ऐसे में इस कार्य को करने की प्रेरणा कैसे आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जितने भी विद्वज्जन हैं उनका सम्मान किसी न किसी कारण से सब जगह नहीं हो पाता है। उनकी मेधा जो सम्मान की अधिकारिणी रहती है उसके लिए वे वंचित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यह विचार किया कि क्यों नहीं अपनी विद्यापीठ के माध्यम से लोगों को सम्मानित किया जाए, उन्हें विद्या से विभूषित किया जाए। उनकी जो सारस्वत साधना है उसका अध्ययन मनन के माध्यम से जो उन्होंने कुछ अर्जित की है उसको सम्मानित करने का हम लोग प्रयास करें। चूँकि उत्तमा मानमिच्छन्ति अधनम मानम च मध्यमा अधमा धनम अच्छन्ति मानो ही महताम धनम। विद्वज्जन जो होते हैं वो सिर्फ मान के भूखे होते हैं, उनको समुचित सम्मान न मिलना ये एक अपराध है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं अपने मंच से हम उन लोगों को सम्मानित करें। तो यह सम्मान उनको दिया जा रहा है और हम लोग इसके लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। इस क्षेत्र से संपूर्ण देश से लोगों को ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोगों को खोज करके उनको सम्मानित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए और कम से कम जो उस सम्मान के हकदार हैं वस्तुतः उनको उस समय वो सम्मान मिले। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की बात कर लें, बड़े बड़े राजनेताओं की कर लें, मंत्रियों की कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों की कर लें, यदि भारत की बात करें तो अमिताभ बच्चन सरी के कई खिलाड़ी और इन सभी को सम्मान दिया गया। तो ये सारी की सारी सतत जो चीज़ें हैं, इनका जो आप लोगों को खोजते हैं, उनके जो समाज के प्रति किए गए कार्य हैं, चाहे हिंदी भाषा के लिए किए गए, तो एक समिति होती होगी, क्या मापदंड होते हैं और कैसे सम्मान दिया जाता है? जी, हमारे विद्यापीठ में भी यह मापदंड की व्यवस्था की गई है और इसमें हम ये देखते हैं कि उनकी सारस्वत साधना किस स्तर से है और उनको किस तरह सम्मानित किया जाए। तो उनकी पुस्तकों को अवलोकन किया जाता है, फिर उनके कार्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को देखा जाता है और इस तरह उसको देख करके हम लोग उनको सम्मानित करने का प्रयास करते हैं, किसी भी भेदभाव से रहित होकर के। और हम लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, उससे हमारी भारतीय, हमारी हिंदी संस्कृति जो है, हमारी हिंदी भाषा जो है गौरवान्वित होती है, हमारा देश गौरवान्वित होता है। और एक विद्वान
जो अपनी साधना से इस शक्ति धरती को विभूषित कर रहा है, अपनी जो योग्यता से जो आलोकित कर रहा है, उसको अगर सम्मान न दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी मेधा जो है ये सर्वोपरि है, और इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि उनके कार्यों में कुछ ऐसा हो जो मानवों की मानवता को उद्वेलित करे, उनको संवर्धित करे, उनको जो है एक लोकमान्यता के आधार पर जो हमारी स्थिति आई है मानवों की, हम जो श्रेष्ठ कहलाए हैं, उसको सम्मानित करने का प्रयास हम लोग करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मेधा है, जो वास्तविक सम्मान के हकदार हैं, उनको खोजें, उनको एक मंच पर लाके इकट्ठा करें, उनको सम्मानित करें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज़ और यहाँ आपके संबोधन में आई थी, 25 लगभग पुस्तकें जो संस्कृत से आपने हिंदी में अनुवाद की, तो एक नया अभिनव प्रयोग रहा है, और इसको कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तो मैं लगा हुआ हूँ, और आप बहुत ही लोक विस्तृत पुस्तक रही है मार्कंडेय ऋषि जी की, दिव्या के नाम से हमने उसको निकाला है, श्री दुर्गा सप्तशती का। हमने पद्य अनुवाद समूचा पूजन विधि के साथ हमने किया है। उसी तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं जो जनउपयोग में हैं, लेकिन उसको लोग समझते नहीं, बुझते नहीं, और इससे उसका जो महत्व घटता है। मैं देखता हूँ कि कथाओं के माध्यम में लोग सुनते तो हैं, लेकिन वह इधर उधर ध्यान भटका देते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, लोग संस्कृत समझ करके इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है जब वो पढ़ करके स्वयं समझेंगे। जैसे रामचरितमानस में हुआ, वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन लिखने के बाद जो लोग प्रसिद्धि हुई रामचरितमानस के माध्यम से, आज गांव का एक अनपढ़ किसान भी उसको कुछ न कुछ बोल लेता है। इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि हर जगह उसको लोक कंठ पे समाहित करने का प्रयास किया जाए। हमारी संस्कृति जो है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो लोक संस्कृति कंठ में आएँ। और हमने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किया है, श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है, हमने गीता का अनुवाद किया है। इस तरह हमने अपना प्रयास जारी रखा है। वेदों के मंत्रों का मैंने अनुवाद किया है। जहाँ तक मेरी बुद्धि प्रज्ञा जा रही है, जो परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, यह तो उनका ही प्रसाद है, मेरा तो कुछ है नहीं। इसलिए तुभ्यमेव समर्पये, मैं उनको समर्पित करता जा रहा हूँ। और कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कुछ पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, प्रकाशन क्रम में लगी हुई हैं, और प्रकाशन के बाद हमारे विद्वानों को भी उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और हिंदी की सेवा में इसको मैं अपना बहुत बड़ा लगा हुआ हूँ कि हमारी संस्कृत साहित्य की जो सारगर्भित बातें हैं, वह हिंदी के माध्यम से लोग तक पहुँचे, लोग उसको समझें, और हमारी संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़े, हिंदी के प्रति रुझान बढ़े। और तब जो उनके मानव का संस्कार जो बदलेगा, मानव दिमाग का संस्कार जो बदलेगा, उससे हमारा भारत जो है आलोकित होगा, विश्व आलोकित होगा। और हमारा एक ही प्रयास है कि हम मनुष्य जो हैं, वह एकदम मनुष्यता को प्रतिष्ठापित करने के लिए साहित्य का बहुत बड़ा योगदान ले सकते हैं। साहित्य इसके लिए बहुत बहुत कारगर साबित हो सकती है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपकी ओर मैं लेके आता हूं कि इस तरह के कितने अभी तक कार्यक्रम हम कर चुके हैं, आगामी कार्यक्रम कहां होना है, और भविष्य में क्या कार्य योजना रहेगी, संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालें। इसके संबंध में आपको जानकारी मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी अगली कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग समिति के माध्यम से उसका निर्णय नहीं कर पाए हैं। जब उसका निर्णय होगा तो फिर उसकी जानकारी दी जाएगी। एक आखिरी ये साधना चैनल के माध्यम से जो हम लोग साहित्य की सेवा का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, विद्वजनों का दर्शन कर रहे हैं, तो यह इसमें आप लोग जुड़िए और साधना चैनल के कार्य की सराहना कीजिए, और इसके हर विकास के लिए अपना योगदान देते रहिए, ताकि यह जो है आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ावे, आपकी साधना को उन्नत करे। और इसका जो उद्देश्य है कि साधना के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका इस चैनल के माध्यम से बढ़े, तो उसमें यह सार्थक सिद्ध हो सके। मैं इस साधना चैनल वालों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा उठाया है भारतीय संस्कृति मर्यादा को बढ़ाने के लिए, हमारे सिद्धांतों को, हमारे लोक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। तो ये थे डॉक्टर इंदुभूषण मिश्रा जी, कुलपति डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यापीठ उत्तर प्रदेश से। अब आज इतना ही, फिर किसी दिन अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आज हमारे साथ है डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही, और आप हिंदी भाषा के अलावा कहीं ना कहीं जो मतदाता जागरूकता प्रोग्राम है, स्वीप जिसे कहा जाता है, उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से
अभी कुछ ही समय पहले अलग हुए प्रदेश छत्तीसगढ़ से मूलतः हैं डॉक्टर पाणिग्राही जी। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आया हूँ। महासमुंद जिले के मतदाता जागरूकता यानी स्वीप का मैं आइकन हूँ और जब से मतदान की तिथि की घोषणा हुई है तब से मैं हमारे माननीय कलेक्टर महोदय श्री प्रभात मिश्रा जी के मार्गदर्शन में, स्वीप कमेटी के मार्गदर्शन में कलेक्टर श्री प्रभात मलिक सर, स्वीप कमेटी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रदेश में विभिन्न जिले में और प्रदेश में भी बहुत जगह में घूम करके मतदान जागरूकता कर रहा हूं। आज मुझे अवसर मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ वृंदावन मथुरा धाम के इस कार्यक्रम में, भोपाल के इस पावन धरा में लोगों को जगाने का। आज के इस कार्यक्रम में देश के लगभग 10-12 प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं। एक लघु भारत का स्वरूप है और मैंने समझा कि यहाँ से दिया हुआ संदेश पूरे देश को जाएगा। और मैं बता दूँ आपको कि मेरा एक नवाचारी कार्यक्रम है। मैं लोगों को इस तरह के निमंत्रण पत्र छपा के देता हूँ, हल्दी और पीला चावल लगा करके मैं आज सबको यहाँ वितरित करता हूँ। साथ ही चूँकि भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हैं तो मैंने 16 भाषाओं में जागरूकता नारे का पोस्टर बना करके यहाँ पर अतिथियों के हाथ से विमोचन भी हुआ और लोगों को उनकी भाषा में संदेश दे रहा हूँ कि मतदान जरूर करें। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 7 चरणों में मतदान हो रहा है। अपनी अपनी सुविधा से वोट दें, वोट जरूर दें, 100% मतदान करें। सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम, ये हमारे निर्वाचन आयोग का नारा है। मैं पुनः विनम्र अनुरोध करूंगा, साथ ही साधना न्यूज़ चैनल को बारंबार धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आज साधना चैनल के माध्यम से मेरा मतदान का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। जय हिंद, धन्यवाद।